अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बच्चों एक टेस्ट पेपर बना हुआ है बायोलॉजी का एमडी कैट के लिहाज से। कुछ दिन 2-3 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट है, तो इस वजह से ये मैंने एक टेस्ट पेपर तैयार किया है और उसमें कोशिश की है कि एमसीक्यू ज़रा थोड़े से ट्रिकी टाइप के, कॉन्सेप्चुअल टाइप के एमसीक्यूज़ हम आप तक पहुंचाएं ताकि आपको टेस्ट के अंदर उसका भरपूर फ़ायदा हो सके। ठीक है, ये बेटा टेस्ट पेपर बना हुआ है बच्चों, आप इसमें देख सकते हैं। मैं ये आंसर की भी साथ साथ ये सॉल्व हुए हैं, जहाँ चीज़ों को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी मैं उसको डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। ठीक है, 68 एमसीक्यूज़ आप जानते हैं कि बायोलॉजी का जो पोर्शन होगा उसके अंदर आपके जो फाइनल पेपर होगा संडे को, उसमें 68 एमसीक्यूज़ जो हैं वो बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का होगा। अच्छा, इसमें भी आपको बता दूं कि देखें एमसीक्यूज़ ज़्यादातर एमसीक्यूज़ होते हैं मेमोरी रिकॉलिंग क्वेश्चंस। मेमोरी रिकॉलिंग क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि एमसीक्यू का जो आंसर होगा बड़ा ही सिंपल होता है, मतलब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे फ़ौरन आपके जहन में उसका जवाब आ जाएगा या ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ होगा तो। ठीक है, लेकिन पेपर में कम से कम 15 से 20 एमसीक्यूज़ ऐसे ज़रूर होते हैं जो ज़रा थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने बनाए होते हैं। तो ये मैंने 68 एमसीक्यूज़ कोशिश की है कि इनमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ थोड़े से वो 15-20 टाइप के जो मैं कह रहा हूँ मुश्किल वाले, ताकि आप इस हवाले से भी तैयार रहें। अब ये नहीं है कि ये कोई पेपर है, तो समझ रहे हैं ना, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कि आप यही समझ बैठेंगे इन्हीं में से आएंगे। ठीक है ना, ऐसे तो कोई वो नहीं है ना, हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, इदारे होते हैं वो बनाते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हम तो एक आपकी रहनुमाई के लिए कि यार ये इस तरह की चीज़ें भी आपके जहनों में होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम बात शुरू करते हैं। अच्छा, आप तरह देखिए, पहला एमसीक्यू है अ टाइप ऑफ, जी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं कि इट इज फाउंड अराउंड द किडनीज, यानी वो एनिमल टिश्यूज हैं जो किडनीज के अराउंड मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स फैट ड्रॉपलेट्स, इनके अराउंड या इनके अतराफ यानी किडनीज के अतराफ होते हैं और इनके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। तीसरा फीचर लिखा गया है इन एनिमल टिश्यूज़ का, इट प्रिवेंट हीट लॉस, और ये वो टिश्यूज़ हैं जो बॉडी से हीट के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। अब ये पूछा जा रहा है द गिवन डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइज। अब ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी गई है, 3 पॉइंट बताए गए हैं, ये कौन से एनिमल टिश्यूज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो है वो है एडिपोज टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, यानी एडिपोज टिश्यूज जो हैं ये किडनीज के अतराफ एडिपोज कैप्सूल की शक्ल में मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स फैट ड्रॉपलेट्स, इनके अंदर क्यों एडिपोज टिश्यूज का काम होता है फैट प्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट है कि इट प्रिवेंट हीट लॉस, तो आपको पता है कि हमारी स्किन के नीचे भी एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं और स्किन के नीचे फैट की एक लेयर कोटिंग तैयार करते हैं जिसको हम थर्मल इंसुलेटर कहते हैं। स्किन के नीचे फैट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको थर्मल इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू जरा देखिए, कह रहे हैं कि अमाइलेज एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च and lipase, sorry, the amylase enzyme breaks down starch and lipase break down lipids। अब दो बातें हैं, 2 एंजाइम का जिक्र किया गया है। एक एंजाइम का नाम है अमाइलेज, दूसरे एंजाइम का नाम है, अब यहाँ 2 बातें हैं। ठीक है, एक एंजाइम का नाम है अमाइलेज, दूसरे एंजाइम का नाम है लाइपेज। कहा यह जा रहा है कि अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की, लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स की। ठीक है, ये बात मतलब बताई गई है आपको, ये कोई वो चीज नहीं है कि जो आपसे पूछी जा रही है, बताई जा रही है। अब आगे क्या करें, द अबव स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स पॉइंट आउट दैट एंजाइम्स आर, ये जो ऊपर जुमला है ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है,
तो इससे ये पता चल रहा है ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये कि अमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर ही एक्ट कर सकता है, लाइपेज एंजाइम सिर्फ लिपिड को ही डाइजेस्ट कर सकता है, यानी अमाइलेज एंजाइम का लिपिड से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइपेज एंजाइम का स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। बाकी भी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑप्शन इस जुमले से कोरिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू जरा देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू में कहा जा रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन सा फीचर है जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की एडेप्टेशन कंसिडर नहीं होता, ठीक है। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प होगी, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना ही ज्यादा लीफ में दाखिल होगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन सी जरा देख लें, क्योंकि राइट आंसर को बाद में देखेंगे। लार्ज सरफेस एरिया, पत्ता जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होंगे। ध्यान में रखिएगा, लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स पाए जाते हैं उन्हें मीजोफिल सेल कहा जाता है। मीजोफिल ये पत्ते में या लीफ में पाए जाने वाले वो सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो लीफ सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मीजोफिल सेल की तादाद बढ़ेगी, मीजोफिल की तादाद बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फिर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन डी जरा देखिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलेगी। सिर्फ एक यहाँ पर ये बात है, वैक्सी क्यूटिकल ऑन द लीव्स, इसका अपना काम है। इसका काम क्या है, पत्ते पर जो वैक्स की बनी हुई क्यूटिकल की लेयर है ये पानी के लॉस को रोकती है, यानी ये ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। इसका फोटोसिंथेसिस से ऐसा कोई खास ताल्लुक नहीं है। बाकी जो 3 पॉइंट है वो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस से इनकी गहरी एफिलिएशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 पर आते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज का मतलब है कि हैवी एक्सरसाइज, मसल सेल कैरी आउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है टू मीट एनर्जी डिमांड। और उसकी वजह ये होती है कि ताकि जो एनर्जी की डिमांड है बॉडी में उसको हम फुलफिल कर सकें। आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग रेस्ट द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिससे हमारे मसल्स में मसल फैटीग की कैफियत पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब वो जो लैक्टिक एसिड मसल में जमा हो गया है, उस लैक्टिक एसिड को का क्या किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लैक्टिक एसिड है वो ऑक्सीजन उसको ब्रेक करने का काम करती है। देखिए, लैक्टिक एसिड जो मसल में डिपॉजिट हो जाता है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से किस अमल के जरिए निकाली जाती है, आप सब जानते हैं कि ये लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी से रिलीज की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 5, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म में अगर एनाबॉलिज्म कहा जाए तो इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, और अगर कैटाबॉलिज्म कहा जाए तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का मतलब है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब कौन सा इसमें कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, तो आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। बाकी सारी चीजें डिस्ट्रक्टिव हैं, सिर्फ यही है इंक्रीज द मास ऑफ मसल्स, मसल्स की मकदार का बनना, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में कौन सी खुसूसियत जो है वो पाई जाती है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा, गार्ड सेल ध्यान में रखिएगा कि ये बीन शेप्ड के सेल होते हैं, ये ऐसे होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में ये मौजूद होते हैं पेयर की शक्ल में, ठीक है। तो अब ये पूछा जा रहा है इनमें कौन सी फीचर मौजूद होता है, ये बीन शेप के सेल्स होते हैं, इनको गार्ड सेल कहते हैं।
राइट आंसर है कि आर द पार्ट ऑफ द एपिडर्मल लेयर। अच्छा, बाकी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर रॉड शेप्ड सेल, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रॉड शेप। रॉड शेप नहीं होते, ये बीन शेप्ड होते हैं, तो ये इसलिए गलत हो गया पहला ऑप्शन, ये बीन शेप्ड होते हैं। दूसरा क्या है, डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते सिवाय गार्ड सेल के। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ये जुमला मेरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एपिडर्मल पौधे के अंदर चाहे रूट की एपिडर्मिस हो, चाहे लीफ की एपिडर्मिस हो, चाहे स्टेम की एपिडर्मिस हो, एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा अनियन एपिडर्मल लेयर, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे, रीजन यही है एपिडर्मल लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अब गार्ड सेल क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया कि ये वो एपिडर्मल सेल हैं, ये वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ये ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, बिकम फ्लैसिड व्हेन दे गेट वाटर, जब पानी हासिल कर लेते तो फ्लैसिड नहीं हो जाते, ये टर्जिड हो जाते हैं, उल्टी बात लिखी हुई है। तो राइट आंसर जो है वो सी ही हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 7, विच फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद कोलॉन, कोलॉन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी राइट है, डाइजेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड फूड कंपोनेंट। कोलॉन में फूड कंपोनेंट का डाइजेशन नहीं होता। बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ये सारे कोलॉन के फंक्शन पड़े होंगे कि यहाँ पर विटामिन के बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स का अमल भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी यहीं से होता है, डाइजेशन कोई खास नहीं होता, ठीक है ना। वो एक छोटी सी एक बात जरूर लिखी हुई है कि बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया वगैरह, उनका जिक्र भी अपेंडिक्स के हवाले से किया गया है, वो भी हमारे अंदर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखिए, The diagram shows transfer of material through blood capillaries। अब ध्यान में रखिएगा, देखो ये आर्टरी बताई गई है, ठीक है, ये आर्टरी है, यहां से ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, फिर ये बीच में बनाई गई हैं कैपिलरीज, ये कैपिलरी बेड कहलाता है, और फिर ये वेन के अंदर ब्लड चला गया, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पर कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पी, इस जगह पर जरा देखिएगा। अब कौन सी चीजें हैं जो आर्टरी से आने वाले ब्लड में से निकल कर टिश्यूज के अंदर दाखिल होती हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो दाखिल होती है। अब जरा ऑप्शन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई सब्सटेंस पी, पी का मतलब है सब्सटेंस पी। अब क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड एब्जॉर्ब करता है टिश्यू से, कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान में रखिएगा एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, रिलीज नहीं होती है, यहाँ रिलीज की एरो बता रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर रेड ब्लड कार्पसल, याद रखिएगा कैपिलरीज के अंदर से कोई ब्लड कार्पसल टिश्यू में रिलीज नहीं होता, खासतौर पर रेड ब्लड कार्पसल की तो बात ही नहीं करी है। यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता, यूरिया भी एब्जॉर्ब होगा यहाँ टिश्यूज के अंदर से, सिर्फ बचता है क्या, ग्लूकोज टिश्यूज को सप्लाई किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये रिलीज होता है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, द डायग्राम शोज डबल सर्कुलेशन इन मैमल, ये डबल सर्किट हार्ट है, ये बीच में हार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये हेड रीजन में ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बॉडी के लोअर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम शो डबल सर्किट सर्कुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज ब्लड वेसल्स एच। अच्छा भाई, ब्लड वेसल एच कौन सी है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप ये देखिए इसका ड्रेनेज कहां पर हो रहा है। आप कहेंगे ये राइट एट्रियम में आके ओपन हो रही है, तो राइट एट्रियम में आके ओपन होने वाली जो वेसल है उस, और आ कहां से रही है, लोअर साइड ऑफ द बॉडी, ये तो इंफीरियर वेना कहवा है ये। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, द टेबल बिलो शोज द rate of photosynthesis increases with an increase in the intensity of light। अब यहां पर देखो बच्चों, ये बताया गया है कि लाइट इंटेंसिटी 2 है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसको कहा गया 10। 4 हुई तो आप देख रहे हैं कि डबल हो गया फोटोसिंथेसिस का रेट। 6 हुई लाइट इंटेंसिटी और बढ़ गया, मतलब ये बताया जा रहा है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता चला जा रहा है। तो कौन सा ग्राफ जो है वो सही इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी ही हो सकता है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ऑप्शन बी राइट है इसका, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ लिपिड्स बाइलेयर इन द सेल मेम्ब्रेन इज टू।
लिपिड बाइलेयर, आप पता है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की सेल मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो इससे कोरिलेट नहीं करती। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12, डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? देखिए ये जो तीनों लिखे हुए ना, ये सब फ्लोएम का हिस्सा है। सीव ट्यूब सेल, आपको पता है कि इन्हीं के जरिए फूड ट्रांसपोर्ट होती है। कंपेनियन सेल, ये सीव ट्यूब सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब सेल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और फ्लोएम कोलन कायमा, फ्लोएम और जाइलम के साथ कोलन कायमा का कोई एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 15, अ प्लांट टिश्यू इज फाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक प्लांट टिश्यू है, उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड अलाइव सेल विद एंगुलर सेल वॉल। अलाइव सेल्स हैं और सेल वॉल कैसी है? एंगुलर है। एंगुलर का मतलब होता है कि एक तो ये सेल वॉल होती है, ये ऐसी बाउंड्री है, ये एंगुलर नहीं है। सेल वॉल एंगुलर का मतलब होता है ऐसे, ये एंगुलर होती है सेल वॉल, ये एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये एंगुलर सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, तो ये कोलन कायमा के अंदर एंगुलर सेल, इट इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम। जो यंग डाइकॉट स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो इन्हीं लिविंग टिश्यूज की, इन्हीं प्लांट टिश्यूज की बनी हुई होती है। तो राइट आंसर है कोलन कायमा। एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिब्स। ठीक है, रिब्स के लिए कौन सा जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब, बिल्कुल सही है जुमला ये। ठीक है, 5 पेयर ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रिब्स के 5 जोड़े जो हैं वो फॉल्स रिब कहलाती हैं। फॉल्स रिब होती हैं जो स्ट्रेंडम से उनका कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, 7 पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। ठीक है, 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये 7 और 5 ये मिलकर क्या बनते हैं? 12 पेयर बन जाते हैं। अच्छा, बिटवीन द रिब्स स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट, ये गलत है, क्योंकि रिब्स के दरमियान में जो मसल हैं उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, और इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो स्केलेटल नहीं होते, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखिए, सीव ट्यूब सेल, एमसीक्यू नंबर 15, सीव ट्यूब सेल एंड ह्यूमन RBCs have a common characteristics। ठीक है, सीव ट्यूब सेल में और ह्यूमन RBC में एक कॉमन खुसूसियत मौजूद है, एक मुश्तरका खुसूसियत पाई जाती है, वो ये कि दोनों अलाइव सेल हैं लेकिन दोनों नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मेंसेस पीरियड स्टार्ट्स इन अ लेडी एट 20th Feb। व्हाट विल बी द प्रोबेबल डेट ऑफ ओव्यूलेशन? अब ध्यान में रखिएगा, देखिए 20th फरवरी को साइकिल शुरू हुआ ना। ठीक है, अब अगर आप उसको इस तरह से कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये 20 से शुरू हुआ साइकिल। ठीक है, अच्छा आप ध्यान में रखिएगा, फैब की बात हो रही है, और आपको पता होना चाहिए फैब का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, तो ये 28 तक, अगर 20 से शुरू हुई साइकिल तो 28 तक ये कितने दिन हो गए? ये हो गए 9 डेज। ठीक है, और हमें पता है कि ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पर होता है। अच्छा, अब 28 फैब के बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5th, 6th, 7th। अच्छा, ये तरह से ये मार्च अब स्टार्ट हो गया ना, ये मार्च स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 10th डे, ये हो गया 11th डे, ये हो गया 12th, ये हो गया 13th और ये हो गया 14th। तो दिस विल बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन, यानी 5th ऑफ मार्च। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए फैब का महीना रखा गया, क्योंकि आमतौर पे बच्चे फिर वो 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे होते। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं, ये टेस्टिस के अंदर होती हैं। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस से बाहर आने के बाद रेटिस टेस्टिस एक नेटवर्क बनाती हैं। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब टेस्टिस से निकलती है एक जाल बन जाता है, उसे कहते हैं रेटिस टेस्टिस। फिर ये जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमस में दाखिल होते हैं, कॉइल्ड शेप ट्यूब होती है। फिर वाज डिफरेंस से होते हुए यूरिथ्रा, तो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा।
ठीक है। एमसीक्यू नंबर 18, द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन से सेल्स हैप्लॉइड हैं, कौन से सेल्स डिप्लॉइड हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा हैप्लॉइड सेल में जो डी ऑप्शन है वो राइट है, एग सेल हैप्लॉइड होता है, और स्किन बॉडी मतलब ये स्किन सेल डिप्लॉइड होता है। आप ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ स्पर्म और एग सेल ध्यान में रखिएगा हैप्लॉइड होते हैं। बाकी पूरी बॉडी, अभी स्किन की जगह पर मैं अगर मसल्स का सेल लिख देता तो भी, बोन का सेल लिख देता, ब्रेन का सेल लिख देता, आप कहते हैं सब डिप्लॉइड है। जितने भी बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। MCQ number 19, optimum temperature of an enzyme can be described as the temperature at which, ये optimum temperature का मतलब क्या होता है, जिस पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, the enzyme activity is at its maximum rate। 20, MCQ number 20, the ability of ATP to release energy। ठीक है, तो ability of ATP to release energy, तो इस सलाइए 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, तो ये इसमें जो एबिलिटी मौजूद है वो किस वजह से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना, ये फॉस्फेट ग्रुप टूट के अलग होते हैं, तो ब्रेक होते हैं ना। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई एटीपी था, ये ऐसे एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये ऐसे 3 फॉस्फेट है ना। अब एनर्जी कैसे निकलती है, आप कहते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो ये बच जाता है एडीपी। ठीक है, और ये फॉस्फेट अलग हो जाता है तो पीआई ऐसे लिखा जाता है ना हमेशा। ठीक है, आप लिखते हैं एटीपी, ठीक है, ब्रेक हुआ, एडीपी बनाया, फॉस्फेट अलग हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो 3 फॉस्फेट की वजह से इसमें एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 21, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आर सिमिलर इन अ वे एज बोथ। ठीक है, इन दोनों में एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी बात मुश्तरका है, कॉमन है। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत बात। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन जरूर होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ऑप्शन बी देखिए, मेक यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, तो आप कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक में, एनाएरोबिक में नहीं होती। ऑप्शन डी है रिलीज वाटर। ठीक है, इसमें पानी रिलीज होता है, ठीक है ना, दोनों में रिलीज होता है, तो ये गलत है। ठीक है, जनरेट एनर्जी, तो राइट आंसर ये दोनों। वो और बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं ग्लूकोज से, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनेंगे, नहीं सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में 38 एटीपी बनेंगे, और यूकैरियोटिक सेल, हमारी बुक में यूकैरियोटिक सेल का जिक्र किया गया है, यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी हासिल होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 22, व्हाट हैपेंस टू पेप्सिन when it enters the small intestine along with partially digested food। ठीक है, what happens to pepsin, पेप्सिन का क्या होता है when it enters the small intestine। आप ध्यान में रखिएगा, पेप्सिन वो एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में स्टमक के अंदर पाया जाता है। जाहिर सी बात है, फूड के साथ ही आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डियोडेनम, वहां दाखिल होता है, वहां उसके साथ क्या होता है, तो पेप्सिन इज डीनेचर्ड कंप्लीटली। ठीक है, वजह क्या है, स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और आपने पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और डियोडेनम में पहुंचते हैं तो वहां पर जो है जो बाइल जूस आ रहा होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, तो इस अल्कलाइन नेचर का जो बाइल जूस है उसकी वजह से जो है पेप्सिन एंजाइम जो है वो पीएच की बड़ी तब्दीली की वजह से डीनेचर होना शुरू हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 23, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज, इसको फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, बल्क फ्लो थ्योरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज डैश डेज, इंसानों में जेस्टेशन पीरियड 270 डेज का होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये 40 वीक्स भी कहते हैं, 40 हफ्तों का होता है। ठीक है, और ये अगर डेज की बात करेंगे तो 270 डेज बुक में लिखा हुआ है। 25, which of the following cells have maximum number of lysosomes, वो कौन से सेल्स हैं इनमें जिनमें लाइसोसोम बहुत ज्यादा है। लाइसोसोम का काम पता होगा तो ये खुद ही समझ में आ जाएगी बात।
लाइसोसोम का काम होता है, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और अगर किसी सेल में अनडाइजेस्टेड फूड आ रही है तो उसको डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम का बड़ा अहम रोल हो जाएगा। तो राइट आंसर मैक्रोफेज है। तो माइक्रोफेज में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको ये इनगल्फ करता है ना फेगोसाइटोसिस के जरिए। तो उनमें जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं वो लाए गए बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को डाइजेस्ट करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फॉलोइंग एनिमल। अब ये एक एनिमल बना हुआ है, इसका नाम है स्टारफिश। इसके लिए कौन सा जुमला जो है वो गलत है, ये बताना है आपको। इट लोकोमोट बाय ट्यूब फीट स्टारफिश, ट्यूब फीट से लोकोमोट करता है। इट हैज अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये भी दुरुस्त है। ऑप्शन डी जो कि रॉन्ग है वो पढ़ रहा हूँ। इट्स लार्वा इज कॉल्ड, बुक में लिखा हुआ है कि इस फाइलम यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा, अच्छा इसका ताल्लुक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। तो राइट आंसर इसीलिए ये बन गया कि इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, ये गलत हो गया ना, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है ये। तो इकाइनोडर्मेटा में तमाम मेंबर्स में जो लार्वा होता है वो कॉमन होता है, उसका नाम है बाइपिनेरिया लार्वा। अच्छा, फ्लीपर ऑफ अ व्हेल एंड विंग्स ऑफ अ बैट हैव सिमिलर। ठीक है, व्हेल के अंदर फ्लीपर जो स्विमिंग के काम आता है, और बैट के अंदर विंग जो फ्लाइंग के काम आता है। इनमें क्या चीज सिमिलर है? इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, यानी कि मॉर्फोलॉजी यानी जाहिर शुक्ल सेम है। तो आप कहेंगे सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि इनके अंदर जो है जो बोन्स होती हैं वो इनमें एक जैसी बोन्स पाई जाती हैं। ऑल एक्सेप्ट डैश आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये तमाम जो डिजीजेज हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, इस पे कौन सी नहीं है? तो शैटी का राइट आंसर जो है वो डी है। ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ, लेकिन ऑप्शन डी होगा। बाकी सारी एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। 29 आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जाइगोट बाय माइटोसिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विन की फॉर्मेशन होती है, एक जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है और दो सेल अलग अलग होकर अलग अलग एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन कर लेते हैं। MCQ नंबर 30, सम फ्रेश रेट लिवर होमोजेनाइज्ड। ठीक है, यानी कुछ सेल्स हैं जिनको होमोजेनाइज्ड किया गया। ठीक है, एंड द सस्पेंशन सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो सस्पेंशन हासिल हुआ ये रेड लिवर के सेल्स को जो रप्चर करके सस्पेंशन को सेंट्रीफ्यूज किया गया। The procedure is shown in the table below। अब ये जो प्रोसीजर है ये आपके सामने है कि ट्रीटमेंट पहले 800 जी मीन्स है ग्रेविटी। ठीक है, ये देखिएगा ये 800 जी मीन्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। 10 मिनट तक उस होमोजेनाइज्ड सस्पेंशन को जो कि टेस्ट ट्यूब में था उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। ठीक है, फ्रैक्शन 1 हासिल हुआ। ठीक है, ये फ्रैक्शन 1 ये रहा, ये अब टेबल में जरा देखिएगा फ्रैक्शन 1 लिखा हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद उसका सुपर नेटेंड अलग किया गया। ठीक है, कुछ सेडिमेंट मिला, सेडिमेंट टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया गया। अब ये आपको बताना है कि उस सेडिमेंट में क्या होगा। वो जो सेल्स हैं उनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं, सेल्स के जो रप्चर्ड पार्ट्स हैं, उनमें से कौन सा कंपोनेंट पहली टेस्ट ट्यूब के सेडिमेंट में मिलेगा। सुपर नेटेंड को निकाल कर अगली टेस्ट ट्यूब में डाला। अब उस टेस्ट ट्यूब को 2000 ग्रेविटी पर स्पिन किया गया। ठीक है, 15 मिनट तक स्पिन किया गया, हमें फ्रैक्शन 2 हासिल हो गया, फ्रैक्शन 2। ठीक है, अब उसमें क्या चीज मौजूद होगी? फिर जो सुपर नेटेंड उस टेस्ट ट्यूब में सेडिमेंट छोड़कर सुपर नेटेंड निकाल के तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाला गया। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये 15 मिनट का टाइम पीरियड है, फ्रैक्शन 3 हासिल हो गया। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि 1,05,000 ग्रेविटी पर 60 मिनट तक स्पिन किया गया, आपको फ्रैक्शन 4 हासिल हो गया। अब ये बताया आपको बताना है कि फ्रैक्शन 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए बड़ी अहम चीज है इस लिहाज से कि देखिए सबसे जो सेल रप्चर होंगे उनमें जो सबसे हैवी चीज है वो है न्यूक्लियाई। तो पहला जो सेडिमेंट मिलेगा उसमें होंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के मुकाबले में उनसे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रैक्शन 2 में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, क्योंकि होता यह है कि सबसे भारी जो पार्टिकल हैं वो कम ग्रेविटी पे सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। फिर उससे हल्के वाले, उसके बाद उससे उससे हल्के वाले, फिर उसके बाद फिर उससे हल्के वाले, उससे सबसे हल्के वाले लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो तरतीब है न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब जो तरतीब है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है मास के लिहाज से। न्यूक्लियाई सबसे बड़े, माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे, लाइसोसोम से छोटे, राइबोसोम इन सब में सबसे छोटे। ठीक है जी,
तो ये 30 MCQs तक बात हो गई।